Hello, dear student. Welcome to Saxena Institute. Myself Tarun Saxena, and today we will discuss about our new chapter. So आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये जो आपका चैप्टर है वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है और इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। अ बेकर फ्रॉम गोवा बाई लूसियो रॉड्रिग्यूज। सो बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है वो गोवा के बेकर्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अ बेकर फ्रॉम गोवा, दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर। मतलब ये जो आपकी स्टोरी है ये गोवा के एक विलेज बेकर का पेन पोर्ट्रेट है। अब स्टूडेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेन पोर्ट्रेट? सो आप सभी जानते होंगे पोर्ट्रेट का मीनिंग तो होता है किसी पिक्चर से या फोटो से। और जब किसी पिक्चर और फोटो के बारे में हम कुछ लिख कर डिस्क्राइब करते हैं तो उसको बोलते हैं पेन पोर्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस पिक्चर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इस पिक्चर के बारे में मैं कुछ लिख कर डिस्क्राइब करूं और इस तरह से डिस्क्राइब करूं कि उसकी इमेज आपके ब्रेन में बन जाए, तो उसे हम बोलते हैं पेन पोर्ट्रेट। सो ये जो स्टोरी है वो गोवा के एक विलेज बेकर का पेन पोर्ट्रेट है, who still has an important place in his society, और जिसका आज भी या अभी भी सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट रोल है। सो राइटर कहते हैं अवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रोमांसिक नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, कि हमारे जो एल्डर्स हैं वो उन पुराने पोर्टुगीज के अच्छे दिनों को याद करते हैं। रोमांसिक नॉस्टैल्जिकली का मीनिंग होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, जब हम पास्ट के बारे में गहराई से सोचते हैं। सो बेसिकली राइटर के जो फैमिली के एल्डर्स लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो भी पोर्टुगीज़ के उन अच्छे पुराने दिनों को गोवा में याद करते हैं। और यहाँ से मीनिंग एक ये भी है कि उस टाइम पर गोवा में पोर्टुगीज़ का रूल हुआ करता था। द पोर्टुगीज़, वो पोर्टुगीज़ को याद करते हैं, एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और उस टाइम पर जो ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड मिला करती थी, फेमस हुआ करती थी, उसको याद करते हैं। अब स्टूडेंट, ये लोव्स क्या होता है? तो इज़ अ टाइप ऑफ ब्रेड, ये भी ब्रेड का एक टाइप है। तो इस तरह की ब्रेड को हम क्या बोलते हैं? लोव्स। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, इन लोव्स को खाने वाले जो हुआ करते थे, माइट हैव वेनिस्ड, शायद वो ख़त्म हो चुके हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, बट इन ब्रेड्स को बनाने वाले गोवा में आज भी हैं। वी स्टिल हैव एमंगस्ट अस द मिक्सर, द मॉडलर्स एंड दोज हु बेक द लोव। आज भी हमारे पास इनको बनाने वाले मिक्सर, मतलब ये जो ब्रेड को बनाने के लिए डो या आटा प्रिपेयर किया जाता है तो उसको पहले मिक्स करना पड़ता है, तो उनको मिक्स करने वाले, एंड द मॉडलर्स, फिर मॉडलर्स ऐसे पर्सन होते हैं जो उस ब्रेड को या उस आटे को शेप प्रोवाइड करते हैं। द मॉडलर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वो भी हैं जो इन ब्रेड को बेक्स करते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, और वो कहते हैं कि वो पुराने दिनों की टाइम टेस्टेड फर्नेस आज भी एग्जिस्ट करती हैं। फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टियाँ, और उन्हीं भट्टियों में इन ब्रेड्स को बेक किया जाता था, पकाया जाता था। और टाइम टेस्टेड का मीनिंग है यहाँ पर जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं और आज भी उन्हें यूज़ में लिया जा रहा है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और इनके अंदर की जो आग है, इन फर्नेसेस में जो आग है वो आज भी नहीं बुझी है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। द थर्ड, थर्ड का मतलब एक साउंड होती है, तो जो बेकर्स था वो एक बम्बू लेकर, बम्बू मतलब एक लकड़ी का डंडा बोल सकते हैं, उसको लेकर आता था और उससे एक साउंड क्रिएट करता था। तो थर्ड कुछ इस तरह की साउंड होती है। सो इस तरह की साउंड को बोलते हैं थर्ड। एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर, तो उस टाइम पर जो ये ट्रेडिशनल बेकर्स हुआ करते थे, जो बम्बू को लेकर आया करते थे, उस बम्बू से थर्ड की और जिंगल की साउंड को, और जिंगल कुछ इस तरह की साउंड होती है, तो इस तरह की साउंड को जनरेट किया करते थे। और बम्बू
ये होता है, मतलब ये एक स्टिक है जिसे लेकर वो आया करते थे ब्रेड को सेल करने। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग। हेराल्डिंग का मतलब होता है अनाउंस करना। तो जब बेकर्स आया करता था तो वो थर्ड की साउंड क्रिएट किया करते थे और जिंगल की साउंड क्रिएट किया करते थे, जिससे वो अनाउंस हो जाता था कि हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हियर्ड इन द सम प्लेसेस। तो उनके आने का ये वॉइस एक सिंबल हुआ करती थी, कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेस, और इस तरह की वॉइस को आज भी कुछ जगहों पर सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। और शायद हो सकता है कि इन बेकर्स के जो फादर हैं वो शायद अब जीवित ना रहे हों, बट जो उनके बेटे हैं स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, शायद वो उनके इस फैमिली के प्रोफेशन को, बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टूडे नन एज पैडर इन गोवा। और आज के टाइम में इन बेकर्स को गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। राइटर कहते हैं, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन के दिनों में, द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड। जो बेकर है वो हमारा साथी हुआ करता था, दोस्त हुआ करता था, एंड गाइड, और गाइड हुआ करता था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। और वो कम से कम दिन में 2 बार आया करता था। वंस when he set out in the morning on his selling round। एक तो तब जब वो सुबह के टाइम में अपने वेक्स को या अपनी ब्रेड को सेल करने के लिए निकलता था। एंड देन अगेन when he returned after emptying his huge basket। और तब जब वो शाम के टाइम पर अपने बास्केट को, या जब भी उसकी बास्केट खाली हो जाया करती थी, उस टाइम लौटता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू woke us up from sleep and we run to meet and greet him। और उसके बम्बू की जो जिंगलिंग और थर्ड की आवाज़ हुआ करती थी, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे सुनाई थी, उससे हम जग जाया करते थे, या वो आवाज़ हमें जगा दिया करती थी। एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और हम उसकी तरफ भागते थे मिलने को और उसको ग्रीट करते थे। वाई वॉज इट सो। बट ऐसा क्यों होता था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ। क्या ये जो हमारा उसकी तरफ भागना, उसे ग्रीट करना, उसकी आवाज़ से जग जाना, क्या ये सब हमारा प्यार था लोफ के लिए। सो स्टूडेंट, ये लोफ क्या होता है। तो ये भी एक ब्रेड की वैरायटी है। इस तरह की ब्रेड को हम लोफ कहते हैं। नॉट एट ऑल। शायद ऐसा ना हो। द लोफ्स वर बॉट बाई सम पास्किन और बास्टिन। नॉर्मली क्या होता था कि ये जो लोफ हुआ करती थी, ये तो पास्किन और बास्टिन के द्वारा खरीदी जाती थी। अब ये पास्किन और बास्टिन कौन हुआ करते थे। ये हुआ करती थी मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो उस टाइम पर जो घर हुआ करते थे उनमें जो सर्वेंट हुआ करते थे, नौकर हुआ करते थे, उनको बोला जाता था पास्किन और बास्टिन। और उन्हीं लोगों का काम होता था इस लोफ को परचेज करना। वॉट वी लोस्ट फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स। अगर कोई चीज़ थी जो हमें उस तरफ या उस बेकर्स की तरफ खिंची ले जाती थी या लूज करती थी, खींच ले जाती थी, वो थे ब्रेड बैंगल्स, विच वी चूज़ केयरफुली, जिन्हें हम बहुत ही केयरफुली चूज़ किया करते थे। अब ये ब्रेड बैंगल्स क्या होते हैं। तो ये ब्रेड्स की इस तरह की शेप होती है, जिसे नॉर्मली हम ब्रेड बैंगल्स कहते हैं, और ये रिंग के टाइप की होती हैं। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। और कभी कभी ये मीठी भी होती हैं जो स्पेशल तरीके से बनाई जाती हैं। The baker made his musical entry on the scene with the झंग sound of his specially made bamboo stuff। जो बेकर हुआ करता था वो अपनी एक म्यूजिकल एंट्री किया करता था। अब ये म्यूजिकल एंट्री कैसे होती थी। तो विद द झगझग साउंड। तो जब भी वो आया करता था तो एक झगझग की साउंड क्रिएट किया करता था। ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टफ। जो वो किससे क्रिएट करता था। अपने एक स्पेशल टाइप के बने हुए बम्बू से। बम्बू मतलब जो आपको पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, एक डंडा या स्टिक होती है। वन हैंड सपोर्ट द बास्केट ऑन हिज हैंड एंड द अदर बैग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड। तो उस बेकर्स का जो एक हाथ था वो तो बास्केट को सर पर उठाए रखता था, एंड द अदर बैग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से वो बम्बू को, उस स्टिक को ग्राउंड पर मारा करता था या लगाकर चला करता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। और फिर जब भी कोई लेडीज़ या
कोई भी लेडी घर से बाहर निकलती थी तो वो उसे बहुत ही ग्रीड के साथ गुड मॉर्निंग कहा करता था। एंड देन और तभी प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और फिर अपने बम्बू को सीधा खड़ा करके उस पर बास्केट को रख दिया करता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिबूक। अब स्टूडेंट, रिबूक का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और अ स्कोल्डिंग। तो वी किड्स, हम बच्चों को, वुड बी पुश्ड अलग कर दिया जाता था या थोड़ा सा धक्का दे दिया जाता था, साइड से कर दिया जाता था, विद अ माइल्ड रिबूक, थोड़ा सा डांट कर। एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोब्स हुआ करती थी उन्हें सर्वेंट को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, बट फिर भी हम पीछे नहीं हटते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, या तो हम बेंच पे चढ़ जाया करते थे, और द पैरापेट, एंड पीप इनटू द बास्केट। तो पीप का मतलब होता है देखना, झांक कर, और पैरापेट का मतलब होता है एक छोटे साइज की दीवार। तो नॉर्मली जो छत के चारों तरफ हमारे बाउंड्री लगी होती हैं उससे हम पैरापेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि बट वी वुड नॉट गिव अप, हम हार नहीं माना करते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, या तो हम एक बेंच पे चढ़ जाया करते थे या फिर पैरापेट पे चढ़ जाया करते थे, और वहाँ से झांक कर बास्केट में देखा करते थे। सम हाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोब्स, और हम अभी भी याद कर सकते हैं उस लोब्स की फ्रेगरेंस को, स्मेल को। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो लोब्स हुआ करती थी वो वहाँ के बड़े लोगों के लिए हुआ करती थी, एंड द बेंगल्स, और जो बेंगल्स हुआ करती थी ब्रेड की, वो हुआ करती थी बच्चों के लिए। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly, और फिर हम को अपने टीथ को ब्रश करने की भी कोई परवाह या चिंता नहीं रहती थी, और ना ही अपने माउथ को प्रॉपरली वॉश करने की। मतलब यहाँ पर राइटर ने कहा है कि जब बेकर्स आया करता था तो हम उसके साथ इतने बिजी हो जाया करते थे या उसमें मग्न हो जाया करते थे कि हम अपने टीथ को ब्रश करना और माउथ को वॉश करना भी भूल जाया करते थे। एंड वाई शुड वी, और हमें आखिर ये सब करना भी क्यों चाहिए था। मीनिंग कि हमें अपने टीथ को ब्रश क्यों करना चाहिए और माउथ को वॉश क्यों करना चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, और टूथ ब्रश मतलब टीथ को ब्रश करने के लिए मैंगो लीफ को प्लग करने का, तोड़ने का इतना परेशानी आखिरकार कौन उठाए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये सब करना इतना ज़रूरी भी आखिरकार क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, अब वो एक्सक्यूज़ देते हैं कि टाइगर तो कभी भी अपने टीथ को साफ नहीं करता, क्लीन नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, जो गर्म चाय होती है वो सब कुछ क्लीन कर देती है और बहुत ही अच्छे से उसे क्लियर कर देती है। आफ्टर ऑल, मतलब अब ये जो राइटर हैं वो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि खाना खाने के बाद अगर हम एक कप गर्म चाय ले लें तो गर्म चाय हमारे माउथ को प्रॉपरली एकदम पूरी तरह से क्लीन कर देती है। सो इसीलिए हमें ब्रश करने की क्या ज़रूरत है। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नन एज द बोल, और उस टाइम पर जो मैरिज हुआ करती थी तो मैरिज में जो गिफ्ट हुआ करते थे उसमें बॉल का होना बहुत ज़रूरी था। सो यहाँ पर वही बताया गया कि मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस, तो मैरिज गिफ्ट मीनिंगलेस हुआ करते थे विदाउट द ब्रेड, एक मीठी ब्रेड के बिना, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉल बोलते हैं। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट चार्म विदाउट ब्रेड, जैसे कि कोई पार्टी हो रही है या कोई फीस्ट का मतलब अ लार्ज स्पेशल मील स्पेशली टू सेलिब्रेट समथिंग, तो जब हमें कुछ सेलिब्रेट करना होता है तो उसमें जो फूड लगाया जाता है, तो जब भी कोई पार्टी हो रही होती है लूजेज इट चार्म, तो वो अपने चार्म को ख़त्म कर देती है विदाउट ब्रेड, जब तक कि उस पार्टी में ब्रेड ना हो। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, तो इसी तरह से इसके आगे हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही इनफ है कि जो बेकर है वो किसी विलेज के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, और जो लेडी हुआ करती थी वो अपनी डॉटर की इंगेजमेंट पर या डॉटर की इंगेजमेंट के ओकेशन पर हमेशा क्या बनाया करती थी, सैंडविचेस को प्रिपेयर किया करती थी। ये वहाँ पर ज़रूरी हुआ करता था कि अगर किसी की इंगेजमेंट है तो वहाँ पर सैंडविचेस होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ज़रूरी है।
केक्स एंड वॉलिनास आर मस्ट फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस के लिए केक्स का होना और वॉलिनास का होना। तो वॉलिनास क्या है, एक मीठे बिस्किट होते हैं, तो इस तरह के होते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो। केक आप जानते हो क्रिसमस पर आता है, और वॉलिनास क्या होते हैं, बेकरी वाले बिस्किट जो इस तरह के होते हैं, स्वीट। एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और दूसरे फेस्टिवल में भी। थस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली असेंशियल। और जितनी भी चीज़ें हैं, सैंडविचेज हैं, ये वॉलिनास हैं, ये केक हैं, ये सब कौन बनाएगा, ये सब बनाएगा तो बेकर्स। तो यहाँ पर दिया गया है, थस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेसेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली असेंशियल। और इसी वजह से जो बेकर्स की फर्नेसेस हैं, जहाँ पर ये केक बिस्किट पकते हैं, इनका विलेज में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नन एज द कवाई। तो उस टाइम पर जो बेकर हुआ करते थे और ब्रेड को सेल करने वाले हुआ करते थे, उनकी जो ड्रेस हुआ करती थी वो थोड़ी पेक्यूलियर हुआ करती थी। पेक्यूलियर का मतलब होता है थोड़ी सी डिफरेंट, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, अजीब सी, जिसे क्या बोला जाता था, कवाई बोला जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक पीस की लॉन्ग फ्रॉक हुआ करती थी जो घुटनों से, मतलब नीच से नीचे आया करती थी। तो इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज, जिसे ये बेकर्स या ब्रेड सेलर पहना करते थे। इन अवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ बंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। और राइटर बोलते हैं कि हमारे बचपन के टाइम में हमने देखा था बेकर्स को पहने हुए शर्ट और ट्राउज़र, विच वर, और जो ट्राउज़र हुआ करता था, शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो पूरी लंबी पैंट से तो थोड़ा छोटा हुआ करता था, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और जो हाफ पैंट जिसे हम नेकर बोलते हैं, शॉर्ट्स बोलते हैं, उनसे थोड़ा लंबा हुआ करता था। मतलब पैंट से छोटा और नेकर से थोड़ा बड़ा। इवन टूडे, और आज के टाइम पर भी, एनी वन हु वियर्स अ हाफ पेंट, मतलब आज के टाइम पर भी यदि कोई हाफ पेंट पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नी, जो घुटनों से थोड़ा नीचे की तरफ आती है, इनवाइट द कमेंट दैट ही ड्रेस लाइक अ पैडर। तो उसको लोग कमेंट करके बोलते हैं या पुकारते हैं पैडर। इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई ऐसा पर्सन उन्हें दिखाई देता है जो घुटने से नीचे का पैंट पहना हुआ है, जिसे हाफ पैंट बोलते हैं, तो उसको लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं, पैडर प्रोनाउंस करते हैं। अभी जो पैडर है वो पोर्टुगीज लैंग्वेज में बेकर्स को बोला जाता है, तो उनका नाम है पैडर। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और उस टाइम पर जो बेकर्स हुआ करते थे वो मंथ के एंड में अपने सभी बिल कलेक्ट किया करते थे। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और टोटल मंथ का जो अकाउंट हुआ करता था उसे रिकॉर्ड किया जाता था पेंसिल की हेल्प से किसी वॉल पर, दीवार पर। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। और उस टाइम पर ये जो बेकिंग का वर्क हुआ करता था, ये एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था उन पुराने दिनों पर। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। और जो बेकर हुआ करता था और उसकी जो फैमिली हुआ करती थी, उसे कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता था। कहने का मीनिंग ये है कि उस टाइम पर ये बेकरी का काम बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वाला प्रोफेशन हुआ करता था या बिजनेस हुआ करता था। ही ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। और ये जो बेकर हुआ करता था, उसकी जो फैमिली हुआ करती थी और उसके जो सर्वेंट या जो वर्कर हुआ करते थे, जो बेकरी में काम किया करते थे, वो सभी हैप्पी और प्रॉस्पेरस रहा करते थे। देयर प्लम्प देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और उनकी जो प्लम फिजिक हुआ करती थी, मतलब ये जो हट्टे खट्टे हुआ करते थे, वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। तो वो टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रूफ। तो ये इस बात का प्रूफ हुआ करता था कि वो क्या है, हैप्पी हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं। इवन टूडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजली कंपेयर टू अ बेकर। और राइटर बोलते हैं कि आज के टाइम में भी यदि कोई पर्सन जैक फ्रूट की तरह दिखाई देता है, अगर उसकी फिजिकल अपीयरेंस से जैक फ्रूट की तरह है, जैक फ्रूट का मतलब कटहल, तो कटहल होता है भारी भरकम, बहुत बड़ा, हैवी,
तो अगर कोई पर्सन उसकी तरह है, हेल्थी, मोटा, ताज़ा, तो उसको कंपेयर कर दिया जाता है बेकर से, क्योंकि लास्ट टाइम पर या उस टाइम पर बेकर्स की फैमिली इसी तरह की हुआ करती थी, हेल्थी, मोटी, ताज़ी, जिस वजह से उन्हें हैप्पी और प्रॉस्पेरस माना जाता था। ओके स्टूडेंट, और अब यहाँ पर आप पूरे चैप्टर को हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ईजिली से समझ सकते हो एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे।